बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़रिए बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मुज़ाकरात 75 साल से हम मुज़ाकरात और कमीशन में हैं, तो एक और मुज़ाकरात से उम्मीद लगाई थी और ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीदें अब दम तोड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बना, जो कि उनके मुताबिक कल ख़त्म हो गए हैं, तो वो मुज़ाकरात से आउट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जबकि हुकूमत कहती है कि 7 वर्किंग डेज़ और हमें 28 तारीख का वक्त दीजिए। 28 को हम फैसला करेंगे, आपको बताएंगे कि जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, या उसमें क्या हो सकता है। और हुकूमत ने एक बार फिर दावत भी दे दी है 28 तारीख को चौथी नशिस्त के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपने 7 दिनों में नहीं बनाया तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं जाएंगे। अब ये जो टाइमिंग थी, एक तरफ हुकूमत बार बार कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आप आइए, बैठते हैं, मजीद बात करते हैं, आप जल्दबाजी ना करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले मुज़ाकरात के हवाले से बहुत से मुतालबात कर चुकी थी, मुतालबात दे भी दिए, लिख के दे दिए, और अब 28 तारीख का इंतज़ार उनकी जानिब से क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक अहम सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि 31 तारीख की तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था हमारी डेडलाइन है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने अगला लाहेमल क्या करना है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और रास्ता नजर आ गया हो? क्योंकि पिछले दिनों के अंदर बहुत सी मेल मुलाकातें हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद ये तासुर भी दे रहे हैं कि साडी गल हो गई है। और ये वो लाइन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहले किसी और के लिए कहा करते थे कि वो हमेशा जी उनसे ये तासुर मिलता है कि साडी गल हो गई है, और अब वो तासुर खुद दे रहे हैं। अब एक बड़ा ही संगीन मामला इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली रखती है, आज इस प्रोग्राम में ये जानेंगे, और मुज़ाकरात के बाद की अब क्या मनसूबबंदी हो सकती है ये जानेंगे। लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, और ऐसे मौके पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज कॉल करती है, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत पर प्रेशर डाल सके और अपनी मर्जी के कोई मुतालबात मनवा सके, तो ये बहुत ही संगीन सूरत हाल हो जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजू साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया। नजू साकिब साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। मुज़ाकरात, आप तीनों तज्ज़ियाकारों का तकरीबन यही मौक़िफ़ था, और पर आपका ये मौक़िफ़ था कि 0 + 0 = 0। तो कल ये प्रूव हो गया, ये इक्वेशन प्रूव हो गई कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोगों की ये मानना था कि शायद मुज़ाकरात में कुछ मदद मिल जाएगी, कुछ हम जमहूरी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आगे क्या होगा? मुज़ाकरात के घड़े से निकला क्या है? क्या कोई ठंडा मीठा पानी निकला है, या वो पुराने नुचड़े हुए इल्ज़ामात के और मुखालफत के कपड़े निकले हैं? अगर आपका ये ख्याल है ज़ौक़ के मुज़ाकरात से हुकूमत को शिकस्त हुई है, तो ये ख्याल इतना मुनासिब इसलिए नहीं है कि हुकूमत का क्या गया। आप जिस फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के चक्कर में पड़े हुए थे, उसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से आपने सिर्फ बैठना ही आपका काफ़ी है। इसका मतलब आपने कबूल कर लिया, और फिर यह भी कबूल किया कि हम कुछ लेना चाहते हैं और आप दे सकते हैं। शुरू से ही पता था, अगर शुरू से ही पता था कि इसका नतीजा, उसका मुंताज इसी तरह से ही होना है, बैठने की ज़रूरत क्या थी? आपने एक पॉइंट लूज़ किया है, और ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने लूज़ किया है। आपने जो सवाल किया ना कि अब क्या होने वाला है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये मुज़ाकरात जो है, असल में तो मुज़ाकरात वो होंगे जो कि टीवी पे नज़र नहीं आएंगे। असल में मुज़ाकरात वो होंगे जिन्होंने कि फ़ैसला करना है कि अब क्या करना है, और मुल्क और रियासत के लिए कौन सी चीज़ इस वक्त, कौन सा सेटअप, कौन सी स्कीम ऑफ थिंग्स जो है वो इस वक्त रिक्वायर्ड है। फैसले तो वहाँ पे होने हैं। ये तो ऐसे था कि ना आप कुछ दे सकते हैं, और वो जो मांगने वाले हैं उनको भी पता है कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। आगे क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक पीटीआई की बात है, और जब हम बात करते हैं ना इसकी यानी अपोजिशन की, तो उस पर पीटीआई ही है, क्योंकि बाकी लोग तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं जुड़े हुए किसी न किसी तरीके से हुकूमत के साथ। पीटीआई के पास क्या रास्ते थे 8 फरवरी के बाद, जब वो कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ?
मुझे ये बता दीजिएगा कि किताब में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नहीं, यानी स्ट्रैटेजी के तौर पे नहीं अपनाई। इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लीजिए, उसने ये रिजर्व सीटों की बात कर लीजिए, आप अदालतों में जाते हैं, आपका कोई सुनवाई नहीं होती। आप जो है वो ख़त लिख देते हैं IMF को और कहते हैं कि जी यानी ये जो कर्जा मिल रहा है इस पे नहीं मिलना चाहिए ताकि हुकूमत पे प्रेशर पड़े। आप एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे कहते हैं कि जी रिमिटेंसेस ना भेजें। आप यूनाइटेड नेशंस में, आप US में, आप ब्रिटेन में यानी बरतानिया में आप खतूत लिखते हैं उधर के जो लेजिस्लेचर्स हैं कि देखें जी ये ज्यादती हो रही है। आप एहतजाज करते हैं, आप डी चौक में आते हैं, आप कहते हैं इस्लामाबाद फतह कर लेंगे। आप फिर उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेते हैं और फिर नतीजा क्या निकलता है? अगर उस वक्त से लेकर अब तक देखें तो नतीजा इज एज फॉलोज। आप 9 और 10 मई में फंसे हुए थे और ये 190 मिलियन पाउंड और ऐड हो गया है। ये नतीजा निकला है। मुझे कोई बताए कि PTI के पास जो है उसका जो थिंक टैंक है, देखिए थिंक टैंक बड़ा जरूरी होता है, वो रास्ता दिखाता है, वो बताता है कि जी देखें इस वक्त ये करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। PTI का थिंक टैंक जो है उसके पास अब क्या रह गया है? वो जी ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे ना तो उन्होंने आते ही सबसे पहले बात करनी है माय डियर अमेरिकन या माय पीपल के बाद उन्होंने कहना है कि इमरान खान मस्ट बी फ्रीड। अच्छा, अब हमने पूरी तकरीर सुनी, इनॉग्रल स्पीच उनकी, बेहतरीन तकरीर उन्होंने की, बड़े मुदब्बराना अंदाज में। हमें तो उसमें से कुछ नजर नहीं आया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत वक्त अपने पैरों पे मजबूत हो गई। उसको जो थोड़ा सा डर शक था वो दूर हो गया। अब अगर नीचे लेवल पे कोई बातें होती हैं कि जी इमरान को ये कर दें, खान को ये कर दें, उसकी इतनी वैल्यू इसलिए नहीं बनती कि हमने तो तवक्कुआत लगाई हुई थी उसके साथ, यानी सीधा सीधा प्रेसिडेंट के साथ। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या ऑप्शन रह जाती है। इस सारी सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो हमारा तज्जिया ये कहता है कि जहां तक PTI का ताल्लुक है, PTI हमें एक मरतबा फिर सड़कों पे नजर आ रही है। अच्छा, वो इसलिए नजर आ रही है कि इसके अलावा उनके पास और है क्या? सड़कों पे नजर आ रही है और आवाम के लिए जो पैदल चलने वाले हैं, मोटरसाइकिलों वाले, गाड़ियों वाले, उनके लिए परेशानियां नजर आ रही हैं। हुकूमत ने पहले भी इसको कंट्रोल किया था, अब भी कर लेगी। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त को थोड़ी सी स्पेस मिली है इस सारी सिचुएशन से, जिसमें कि पता लगा है कि हाँ भाई अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी ख़त भी लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जो उधर से खदशात थे वो हिसाब किताब बराबर हो रहे हैं। लेकिन दिल में खटका है, दिल में, क्योंकि वो जो मुज़ाकरात है ना जिनसे कि ख्वाजा आसफ को और ये बाकियों को डर लगा हुआ था और सारे आके कह रहे थे कि मुज़ाकरात हमसे करें, 2 दरवाजे नहीं होते, दरवाज़ा एक होता है, वगैरह वगैरह, वो डर अभी भी है। अब आता है कि PTI के पास रास्ता क्या है। अच्छा, इससे पहले यानी एकदम से देख लेते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिचुएशन क्या है। पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी अपने तरफ से स्मार्ट खेल रही है कि उन्होंने सारी आईनी पोजीशनें भी ले ली और उन्होंने सारे जो है ना वो मीठा मीठा हप कर लिया। अब ये है कि वो पिछले कुछ देर से आपको नजर आ रही है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बातें कर रही है। बाबा, अगर आप खिलाफ बातें कर रहे हैं तो हट जाइए। अच्छा, अब उनके लिए क्या है? उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि बिलावल साहब बनते नजर नहीं आ रहे प्राइम मिनिस्टर। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो हुकूमत वक्त आगे जाके हम तफसीलन बात करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आखिरी बात इस वक्त की, ये सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सियासत के, ये एक तरफ देख रहे हैं कि वहां से क्या इशारा होगा। और इस वक्त की आखिरी बात यह है कि जब तक उधर से जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस मर्तबा सियासतदान खुद कोई हल निकालें, हम बीच में नहीं आ रहे, जब तक उधर से नहीं होता कोई इशारा, ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। और PTI का अल्लाह हाफिज। राव साहब, अब एक बयानिया सामने आ रहा है, एक तो ये क्या सिचुएशन होगी, नजमुल साकिब साहब ने उस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया। एक सिचुएशन ये आ रही है कि गवर्नमेंट अब चाह रही थी कि फिर हम माजी के वाकयात को भी कमीशन में लेकर आए, फिर कहें कि शुरू करते हैं 2014 के धरने से, और या फिर अगर 2 कमीशन बनते हैं 26 वाले और 26 नवंबर वाले और 9 मई वाले, तो 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉकआउट कर गई है। क्योंकि सवाल यही पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी क्यों थी वॉकआउट करने की? तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, जल्दी तो नहीं थी उनको,
लेकिन ये है कि वो टाइमिंग होती है, सियासत में तो टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किस वक्त पे क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरह से उसको लेके चलते हैं। हुकूमत को बड़ा शौक़ था मुज़ाकरात का और 2 साल से लगे हुए थे, पीटीआई नहीं बैठती, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले, बल्कि 5 साल से लगे हुए थे जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब। चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, सारा कुछ मुतालबात वो करते रहे। नो डाउट ये होना चाहिए, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, अहम कौमी अमूर पे बात भी होनी चाहिए और तय भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। लेकिन हुआ ये है कि जो भी मुज़ाकरात हुए उसमें मुल्क की तो बात ही कोई नहीं हुई आज तक, ना आवाम की कोई बात हुई है, तो अपने अपने मसाइल लेके सारे बैठ जाते हैं। ये आपने जो बात की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, मैं यही साकिब बशीर साहब आपकी तरफ अगर लेके आऊँ कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक हमने नुक्ता ये भी उठाया था कि शायद पूरी दुनिया के अंदर जो मैसेज ख़ास तौर पर 24 और 25 नवंबर के बाद गया उसको ज़ायल करने के लिए भी हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ रही है ताकि बताया जा सके कि हम अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फैसला लिया था कि हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात भी बेस पर बैठ रहे हैं, वो याद रखिएगा 26 नवंबर हो चुका था, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर, उसके साथ साथ इमरान खान को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, जिम की सहूलत नहीं मिल रही, डेथ सेल के अंदर हैं, वॉक नहीं करने दी जा रही, न्यूज़पेपर नहीं है, टीवी नहीं देखने दिया जा रहा उनको, तो उसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात का फ़ैसला किया। अब तो मामलात भी सब ठीक ठाक थे, हाँ 190 मिलियन पाउंड का बस फैसला आया है उनके खिलाफ, तो वॉकआउट हो गया। नहीं, ये बस फैसला नहीं है, मेरे ख्याल में 14 साल की सज़ा जो इनकी मीटिंग चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उस दौरान सज़ा होना और फिर जो बुशरा बीबी हैं वो उनको भी 7 साल की सज़ा होना, ये बड़ा माना खेज़ है मुज़ाकरात के दौरान। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का जो दौर हुआ उस 190 मिलियन पाउंड केस के फ़ैसले के बाद हुआ, तो उस फैसले के बाद भी दौर हुआ। अब हुकूमत की जानिब से क्या जो कमिटमेंट्स की गई क्या वो पूरी हुई हैं, ये भी तो हमें देखना चाहिए। 2 जनवरी को एक बैठक होती है जिसमें हुकूमत कहती है, जो पीटीआई कहती है कि हमें मुलाकात जो है वो एक ऐसे माहौल में हमारी मुलाकात करवाएं जेल में जहाँ पे जेल हुकाम ना बैठे हों उस मुलाकात में। तो वो हुकूमत जो पहले तो 4, 5, 6 जनवरी हमने देखा, 7, 8, 9, 10 भी गुजर गया, 10-12 दिन तो लग गए इस मुलाकात कराने में, और वो मुलाकात भी फिर उसी माहौल में हुई जिस तरह पहले होती थी। तो गवर्नमेंट वो मुलाकात नहीं करवा सकी कमिटमेंट के बावजूद। फिर जब 17 जनवरी को ये होती है, बैठक हुई, दूसरी जो मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी, तो उस कमेटी के जो इलामिया आया तो मुश्तरका तौर पर यह कहा गया कि 7 दिन में हुकूमत जो है वह जवाब दे देगी कि जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना। उनकी जानिब से ये कहा था कि नेक्स्ट अब हमारी जो कमेटी की मीटिंग होगी तब होगी जब आप कमीशन अनाउंस करेंगे। तो 7 दिनों में हुकूमत ने जवाब तो नहीं दिया, तो कमिटमेंट्स तो हुकूमत की जानिब से भी पूरी नहीं की जा रही। अगर देखा जाए, वो कहते हैं नहीं आपने तो 31 जनवरी की तारीख दी हुई थी, तो हम तो 28 जनवरी जो है वो इजलास रख रहे हैं, लेकिन 7 दिन का उन्होंने कहा था, उसके पीछे भी कोई रीजन होगी, वजह होगी, डिस्कशन हुई होगी कि 7 दिन हम मुशावरत वो कहते हैं ना हमारी 7 इत्तेहादी जमातें हैं तो हमें सातों की सातों से मुशावरत करनी है। वैसे तो वो बात करें तो सातों की सातों से उन्होंने मुशावरत तो करनी है, लेकिन सबकी जो नुमाइंदगी है वो उस कमेटी में भी मौजूद है। तो वो इंडिविजुअल अपनी अपनी जो है वो पार्टी से बात करके तो एक कमेटी का इजलास बुला के उसमें आदमी फैसला हो सकता था कि इन्होंने कमीशन बनाना है या नहीं बनाना। तो वैसे एक मतलब अजीब सी बात है, लेकिन माजी को अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कमीशन बने हैं बड़े बड़े, तो उन कमीशन की रिपोर्ट कभी आई नहीं है मंजर आम पे, मतलब ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो चीज़ें आती रही हैं। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें 70 साल की और रिसेंट पास्ट में भी अगर देखें तो कुछ कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई सामने। कमीशन तो बन गए, उनमें सब कुछ चीज़ें होती रहीं, तो हुकूमत फिर भी इसके बावजूद भी गवर्नमेंट डर रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयानात कुछ मैंने देखे, वो कहते हैं जी वो तो 9 मई पे तो वो अली अमीर गंडापुर ने कह दिया था कि हम हमारे लोग जो है वो गलती से ये उनसे हो गया, और इस तरह की तो जब मान रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है बस कमीशन की। तो 26 नवंबर पर भी हुकूमत ने एक स्टांस लिया हुआ है कि उनका तो है ही, कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब गवर्नमेंट खुद जो है वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, इधर 26 नवंबर और 9 मई पे वो कहते हैं बहुत कुछ हुआ है,
तो इसको कमीशन के सामने रखने में हर्ज तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक जो इतलात हैं वो रिलक्टेंट हैं, वो नहीं बात कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम जो है वो मजीद मुज़ाकरात में नहीं जा रहे, वो उन्होंने वो 7 दिन की जो डेडलाइन थी उसी के तनाजुर में किया कि हम नहीं जा रहे। तो अब गवर्नमेंट जो है वो उनको राजी करने की कोशिश कर रही है। कल का दिन बड़ा अहम है, कल सैटरडे है और कल सैटरडे को अडियाला जेल में मुलाकात होगी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी इमरान खान साहब से, क्योंकि केस कल लगा हुआ है वहां पे। तो कल फिर फैसला होगा कि 28 जनवरी को जो इजलास होना है उसमें पीटीआई शामिल होगी या नहीं होगी, या उनका वही स्टांस है। बज़ाहिर मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए ये किया है, शायद वो 31 जनवरी वाली जो डेडलाइन है उस तक रखें, और हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि 28 वाले इजलास में वो शरीक हों और फोर्सफुली गवर्नमेंट को कहें कि आप जो है वो कमीशन बनाएं। अभी तक की इतला के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो इस पे एग्री नहीं हुई कमीशन बनाने पे। यानी ये भी हो सकता है कि 28 से पहले गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि ठीक है हम बनाते हैं, टीओआर कर लेते हैं बैठ के, या फिर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के बाद क्या फैसला लेती है। ये इंपॉर्टेंट होगा। नाज़रीन, अब बात करेंगे ज़रा आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट को मसाइल रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ होती हैं, और फेक न्यूज़ क्या है ये तयन हर वक्त की हुकूमत अपने हिसाब से करती है, और उसके कानून भी उसी तरह बनाए जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी उसी तरह किया जाता है। अभी कुछ तरमीम की गई हैं पीका एक्ट के अंदर। उन तरमीम के बाद सहाफ़ियों की जानिब से भी काफ़ी एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा गया कि हमें इस मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और फिर उस कानून को अगर हम थोड़ा सा उसका जिक्र कर दें, क्योंकि हम इस नशिस्त में और इस सेगमेंट में फेक न्यूज़ की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कार्रवाई होगी किस पर। तो ये कहा जा रहा है कि 3 साल कैद होगी, 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए जुर्माना होगा अगर कोई फेक न्यूज़ होती है, और अगर किसी के खिलाफ होती है, किसी को उससे एतराज़ है, तो वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर सकता है। इस हवाले से उसके अंदर तरमीम की गई है। फिर अगर वो ट्रिब्यूनल में जाती है तो ट्रिब्यूनल में कौन होगा, और फिर इस हवाले से एक जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उसमें 9 मेंबर्स होंगे, उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होगा, 4 सूबों के जो दारुल हुकूमत हैं सूबाई उनमें एक ऑफिस होगा। तो इस तरीके से ये चलेगा। लेकिन आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ड्रैकोलियन लॉ का लक़ब दिया गया था एक लॉ को अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से। मरीम नवाज़ ने भी बहुत तनकीद की थी उस पर। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया गया था, वो यही पीका एक्ट था जिसके अंदर तरमीम की गई थी। अब अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इसका इतलाक सोशल मीडिया पर होगा, और सोशल मीडिया के जो लोग जो भी खबरें फैलाते हैं उस पर इसका इतलाक होगा। तो राव साहब, ये इस बार जो तरमीम की गई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ख़ास तौर पर सोशल मीडिया एक ऐसा बयानिया जो हुकूमत को बहुत मुतासर कर रहा है, उसके हवाले से यह तरमीम कर दी गई है। देखिए, ये तो 150-200 बंदों की नौकरी का बंदोबस्त किया गया है। मुझे तो कोई ऐसे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ही कमाल कर दिया इन्होंने। हमारे यहाँ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा से इशू रहा है, मिस यूज़ होता है लॉ। आप जितना मर्जी ठंडा मीठा लॉ बना ले, जब इम्प्लीमेंट आपने करना है तो उसको अपनी मर्जी से करना है। जिसको आपने रगड़ना है उसको आपने रगड़ देना है, जिसको आपने बचाना है उसको बचा देना है। सबसे पहले मैं फेक न्यूज़ की आपने डेफिनेशन की बात की, उसमें मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक़या याद आ गया। हमारे इलाके में MNA का इलेक्शन लड़ते थे, मरहूम है, उनका नाम नहीं मैं ले रहा अभी, फौत हो गए। बड़े सियाने जो होते, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सियाने बहुत थे। तो एक जलसे को खिताब कर रहे थे, तो वो पता था मुखालिफ कैंडिडेट को पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने एक सवाल उनको भिजवा दिया कि पाकिस्तान का जोग्राफिया और हदूद अरबा बताएं। उनको भेज दिया, तो उन्होंने साथ बंदा खड़ा तो उसको कहा पढ़ के बताओ क्या। उसने कहा जी पाकिस्तान का जोग्राफिया और हदूद अरबा पूछा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये पूछा गया मुझसे सवाल, मुझे पता है ये किसने भिजवाया सवाल। बात यह है, उसने पंजाबी में कहा, उसने कहा मैं मास्टर तो नहीं लगना ना कि मैं याद करा। तो दूसरी गल ये है कि जिन्होंने भेजा पता उन्होंने भी कोई नहीं, ठीक है। तो ये फेक न्यूज़ का जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि फेक न्यूज़ को किस तरह डिफाइन करना है। दुनिया में आज तक नहीं हुई, वैसे आपस की बात है। वो ट्रंप ने टर्म यूज़ की और उसके बाद फेक न्यूज़ फेक मीडिया, वो सारा वो चल पड़ा। एक बरतानिया में हुआ है, ऑफकॉम उनका है, वो लॉ जो बना सारा इसी से मुतल्लिक जो है सारा, उसमें भी फेक न्यूज़ को उन्होंने कहा कि नहीं कोई फेक न्यूज़ कोई नहीं, सच्ची या झूठी खबर होती है, ये जाली खबर वाला काम जो है ना, तो वो है उसके ऊपर। अच्छा, लॉज की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ इतने कानून मौजूद हैं ऑलरेडी, हम एक और बना दिए, चलो बहुत अच्छा हो गया। जैसे मैंने कहा नौकरी लगेगी, उसमें एक अथॉरिटी बनेगी, अथॉरिटी के 9-10 बंदे हैं मेरा ख्याल है उसमें, उसका फिर स्टाफ भी होगा, जाहिर है पूरा पैराफर्नेलिया उसका होगा, क्योंकि FIA से सोशल मीडिया के जो इख्तियारात हैं वो लेके इनको देने हैं।
उसके बाद एक कंप्लेंट काउंसिल बनेगी जिसके कोई TORs नहीं, को पता नहीं अभी क्या होगा, पर अथॉरिटी का भी अभी कोई पता नहीं आपको कि किस तरह उसके होगा, काम किस तरह करेगी, उसके इख्तियारात के हवाले से सिर्फ 24 घंटे में उसका एक्शन लेने का है, बाकी तफसीलात अभी उसकी बननी है, लॉज जाहिर उसके अंदर जो भी रूल्स बनेंगे। राव साहब, चेयरमैन जो होगा अथॉरिटी का, उसकी रिक्वायरमेंट में आया है कि उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 15 साल का रेलिवेंट फील्ड का तजुर्बा होना चाहिए। आप भी फॉलो करते हैं उसमें? जी 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 सर मैं फॉल नहीं करता, अगर मुझे लगाना होगा वो कर लेंगे। मुझे याद है PTV और पैमरा के 2 चेयरमैन लगे थे पिछले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, ठीक है। पहले इश्तिहार दिया गया मास्टर्स डिग्री होल्डर हो, ये वो सारा, तो पता चला जिनको लगाना है वो तो बैचलर डिग्री होल्डर है, उन्होंने इश्तिहार विड्रॉ किया, फिर बैचलर डिग्री होल्डर वो टेलर मेड काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट दी गई। तो वो मुझे लगाना होगा तो वो कर लेंगे। मैं वैसे क्वालिफाई करता हूँ क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ 7 साल। ओके, तो मैंने कहा बता देना, ऑन एयर बता दें हम ये सारा कुछ ये हाँ बिल्कुल 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 क्वालिफाई करता हूँ, लेकिन बड़ी मेहरबानी मुझे ना कंसीडर करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने ये ओहदा कबूल नहीं करना, बड़ी फ्राक दिली से बता रहा हूँ। ठीक है। नहीं साकिब साहब, 2 बुनियादी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा इस हवाले से। ख़ास तौर पर एक ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जो आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान के अंदर है वो तो बाहर भी नहीं है, और एग्जांपल दी जाती है US के अंदर भी नहीं है और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं है। दूसरा, जब से AI है उसके जो हमने असरात देखे हैं, हमने गुज़िश्ता दिनों भी देखे कि AI से किस तरह फेक चीज़ों को जनरेट करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है और फिर वो ज़्यादा हाइप भी क्रिएट करती हैं और लोगों को मिसगाइड भी करती हैं। तो उसके बाद आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी? देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरत की आप बात कर रहे हैं ना, तो देख लीजिए कि हुकूमत वक्त की ये ज़रूरत क्यों है। सारी बातें हो रही हैं जी, ये अमेंडमेंट नहीं आनी चाहिए थी, ये पीका में फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, और एक शख्स है जो हुकूमत के साथ है और उसका नाम है वज़ीर इत्तलात जी। उस बेचारे को इतनी मुसीबत पड़ी हुई है बताने की कि देखिए FIA से ये काम नहीं हो रहा। कल उन्होंने कहा है ना, बताया है, लोगों ने गौर से सुना नहीं। उन्होंने कहा जी FIA से ये काम नहीं हो रहा, ये डिजिटल टेररिस्ट FIA के बस की बात नहीं है, दीज आर हिज वर्ड्स, उनके बस की बात नहीं है, लिहाजा अथॉरिटी बनानी थी। फिर उन्होंने एक और बात की जिसकी तरफ तवज्जो बड़ा ज़रूरी है मबजूल करना, कि ये जो लोग हैं जो कि UK में बैठे हैं, दुबई UAE में बैठे हैं और लाखों डॉलर बना रहे हैं, हुकूमत को एक पैसा नहीं मिल रहा। आपने नोट किया? तो आपको इसका रेज़न दख्त पता चलता है, इसकी वजूहात पता चलती हैं कि क्यों। डिजिटल टेररिस्ट को पकड़ना FIA के बस की बात नहीं है, लिहाजा ये अथॉरिटी पैसे बड़े लोग बना रहे हैं, बजाय इसके कि हुकूमत ये करे कि जॉब्स क्रिएट करे और इस इंटरनेट को ही ठीक कर दे। वो ये कह रही है जी चूंकि ये कमा रहे हैं लिहाजा ये वापस आने चाहिए। देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर हुकूमत जो है वो वाकई यानी ये बहुत सारे डिजिटल टेररिस्ट पकड़ लेती है। अब सवाल ये है कि क्या वो हमें बताया जाएगा ये पकड़े हैं हमने, ये अथॉरिटी ने ये किया है? इसके अलावा कम से कम 15 सवाल हैं मेरे पास जो टाइम ज़ाया करेंगे। बुनियादी तौर पे मुझे ये बता दीजिएगा कि कानून का मसला है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन और उसकी उस पर अमल दरामद करने का है। फिर ये है कि हमने तो ये देखा था एक सच्ची खबर होती है, एक झूठी खबर होती है। ये जो है ना आज़ादी राय, इजहार राय, इसको एक तरफ रखें, ये मसला उसका नहीं है। मसला वो तो पूरी दुनिया में नहीं है। स्टेट जो है वो अपना हिसाब किताब रखती है, किसी भी चीज को आप कह सकते हैं ये एंटी स्टेट है, वो चीज और ये चीज अलग है, इसको थोड़ा सा अलग कीजिए। ये है कि फेक न्यूज। अब उसमें सवाल ये है ज़ौक, कौन फैसला करेगा कि ये न्यूज फेक है? क्योंकि आजकल जो कुछ भी आ रहा है ना आपके सोशल मीडिया पे, और ये जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, किसी किस्म की जिम्मेदारी किसी पे आयद कर ही नहीं सकते, हत्ता कि आप फोरेंसिक्स भी करवा लें, क्योंकि फोरेंसिक्स में भी आप कहा जाएगा कि जी ये फेक है। लिहाजा ये वाली चीज कि फेक न्यूज को रोकना है, झूठी खबर को रोकना है, मुझे ये बताइएगा कैसे रोकेंगे आप? ये लॉ बनाने से रुकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। असल चीज ये है कि आप इस मुल्क में जितने भी लोग आपके हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके ओवरसीज पाकिस्तानी या वो लोग जो बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं,
उनके उस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढें। वो ये फेक न्यूज अगर आपके तई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं बात कर रहे? इस सवाल का जवाब ढूंढे, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे आप करें। सोशल मीडिया, फेक न्यूज, अच्छी खबर, बुरी खबर, ये सारी बातें आप कर नहीं सकते। कानून करने से क्या है? आप ये सिर्फ देखिए ये मेरे पाकिस्तानी बाहर या इधर क्यों कर रहे हैं। और इस वक्त की आखिरी बात, डिजिटल टेररिस्ट आप जरूर पकड़िए, लेकिन उसकी आड़ में अगर आपने इस लॉ को, जो कि अभी हो जाएगा, सदर साहब भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कर देंगे, इस लॉ को हथियार मत बनाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने हथियार आपके पास मौजूद हैं जिनसे कि किसी भी शख्स की इज्जत, आबरू या उसकी जानो माल, उसका तहफ्फुज हो ही नहीं सकता। स्टेट की जिम्मेदारी है तहफ्फुज देना, और आप ये तहफ्फुज जरूर दीजिएगा। इस तरह एक नहीं 50 लॉज और बना लीजिए। अवाम की तरफ जरा तवज्जो दीजिए। साकिब बशीर साहब, ये अब क्योंकि जो लॉ कल हमने देखा असम्बली की कार्रवाई के अंदर सहाफ़ियों ने वॉकआउट भी किया वहाँ से, लेकिन जो बुनियादी चीज़ इस पे फोकस वाली थी कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसमें एक बड़ी तादाद के अंदर बहुत जमातें इत्तेहादी हैं, तो ये उन तमाम जमातों का मुत्तफ़िका है, किसी ने अपोज भी नहीं किया उसको, तो क्यों ये ज़रूरत पेश आई एक, और ये इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? एक तो जो अपोज ना करने वाली जो बात आप कर रहे हैं, बड़ा हैरान कौन है कि कल असम्बली की जो कार्रवाई थी उसमें जो हमारे सहाफ़ी मौजूद थे, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ जो है वो उस पर तनकीद भी कर रही थी और उसको उसके हक़ में वोट भी दे दिया। बिलावल साहब ने भी जो है वो उस पर एतराज़ भी उठाया कि वो जो आपने मुसवदा जो है वो शेयर ही नहीं किया। ये तो वही बात हमें लग रही है कि जिस तरह ये पहले लेजिस्लेशन कानून साजी करते रहे हैं, 26वीं तरमीम में भी ये हमें नज़र आया और उसके बाद भी ये मुसवदा भी, अब ये जो मुसवदा है ये अच्छा भला मुसवदा है, इस पर तो मेरे ख्याल में कमेटी में ये जाना गया है, लेकिन वहाँ पे स्टेक होल्डर्स को बुला जी 18 सफ़ात पे, तो उनको स्टेक होल्डर्स को बुलाना, उनसे तजावीज़ लेना और उसके बाद इसको मुसवदे को जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू आना और उसके बाद आगे चलकर आपको लेकर जाना जो बेहतर होता। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सोचती नहीं है। जो पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त उन्होंने भी इस किस्म की ही हरकत की थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन फाइल की मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और बाहर खड़े होकर एहसन इकबाल भी, मरियम औरंगजेब भी सख्त तनकीद कर रही थी कि ये काला कानून जो है वो ला रही है, आवाज़ें बंद कर रही हैं लोगों पर, अब जो है वो तनकीद इनको बर्दाश्त नहीं हो रही और ये इस तरह की हुकूमत है, सब ये बातें कर रहे थे। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून जो है वो ला रही है वही लॉज और उसको उससे सख्त ला रही है और उसको डिफेंड कर रहे हैं भरपूर तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट में होता है वो कहता है कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले। एक दो पॉइंट्स है मैं उन पर जरूर बोलूंगा। ये जो कह रहे हैं कि एक तो फेक जो कोई फेक न्यूज़ जो वो मालूम हो रही हो या कोई फेक फॉल्स कोई चीज़ हो, या वो कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ना, बिला शक व शुबा कोई लगे कि ये जो है फेक है। अब मामला ये है कि इसमें राव साहब जो है वो बेहतर जो राय दे सकते हैं, वो लॉ समझते हैं कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये टर्म इस्तेमाल ही अदालतों में होती है कि अदालतें जब कोई फैसला देती हैं ना, अभी जो इमरान खान साहब को फैसला दिया तो उसमें जज साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि जो प्रोसिक्यूशन है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव करने में कामयाब हो गई है। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो कौन डिटरमिन करेगा कि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो तनकीद कर रहा हूं, ये कोई किस किस जुमरे में आती है, एक बात। और उसके बाद ये कहते हैं कि अस्पर्शंस की बुनियाद पर ये आप किसी भी जुडिशरी के मेंबर, आर्म फोर्सेस या पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली, मतलब उनके हवाले से आप अगर कोई बात करेंगे तो वो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये तो मतलब इसके खिलाफ है बात, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो हरकत में आ जाएगी। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम कोई बात करते हैं फॉर एग्जांपल जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वज़ीर आज़म है, इसके अलावा जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इवन जुडिशरी है, जुडिशरी के हवाले से बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। तो
तो जो क्रिटिसाइज हम करते हैं, ये जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरा ख्याल में वो इसके अंदर ले आएंगे कि ये जो क्रिटिसाइज किया एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं, ये आपने इल्जाम लगाया है या तोहमत लगाई है, इससे शक ये जा रहा है और इसके खिलाफ जो कार्रवाई बननी चाहिए और उसको काउंटर करने के लिए आपके पास जो फोरम नहीं होगा। आखिरी बात मैं सिर्फ करूंगा, इस किस्म के लॉज बनाने में फेक न्यूज खत्म करने, फॉल्स न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन फैलाने या इस किस्म की चीजें खत्म करने से किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा से हमारे यहां इस किस्म के जो लॉज इतने खुले उसमें रास्ते दे दिए जाते हैं ना, वो गलत इस्तेमाल होते हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ। जो तनकीदी आवाजें हैं वो बंद करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खतरात इसमें बिल्कुल वाज़ेह हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए सहाफती तंजीमें खुल के इस पर तनकीद कर रही हैं और हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए जहां पर हुकूमत इतनी कंसर्न्ड है फेक न्यूज़ के हवाले से, तो कुछ और फेक चीज़ें भी हैं उन पर भी कंसर्न्ड हो जाए, जिसमें फेक इलेक्शन हो सकता है, फेक जमहूरियत हो सकती है, फेक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, फेक निज़ाम हो सकता है, फेक प्रोमिसेस, फेक दावे हो सकते हैं, फेक पेज, फेक कमेटी और फेक कमीशन भी हो सकता है। इस पर भी फोकस करें तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ चलता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हर कुछ अरसे बाद हुकूमत की अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़बरों की जीनत बनती है, कुछ इख्तलाफात सामने रखती है। फिर एक गवर्नर हैं उनके पंजाब से, गवर्नर पंजाब, वो बहुत ही पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है और वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा आगे हैं। फिर जो इंतज़ामी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं वो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम माजी में कम ही देखते हैं इतना एक्टिव गवर्नर या इतने एक्टिव जो ओहदे हैं तमाम निज़ाम के अंदर उनको पार्टिसिपेट करते हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर चाहती क्या है, इस पर बात करते हैं। नजम साकिब साहब, इत्तेहाद का मिसाली एक और साल मुकम्मल होने वाला है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। इससे पहले पीडीएम में हमने देखा, तो आप कैसे देख रहे हैं इस एक साल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीधा सीधा एक छोटी सी बात चाह रही है, ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात नहीं है। और वो छोटी सी ख्वाहिश ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर और आसिफा भुट्टो को बना दिया जाए फॉरेन मिनिस्टर। ये छोटी सी उनकी ख्वाहिश है। अगर आप ये अभी पूरी कर देते हैं तो उनके तमाम किस्म की ये सारी बातें जो हैं ये आपकी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो फॉरेन के हवाले से तो हुकूमत रेडी हो जाएगी, एक तो पूरी हो जाएगी। अल्लाह करे मैं तो दोनों पूरी हों, कुछ तो बदले ये मंजरनामा, कुछ तो बदले। कम से कम उम्मीद ही होगी कि चलो जी इस हुकूमत से तो कुछ नहीं हुआ, ये बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, ये बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बीबी की बात करते हैं, बीबी शहीद की, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और कुछ नहीं तो उम्मीद तो होगी। अब सवाल यहां पे जो है ना वो बड़ा अहम एक ये है कि जो पीपल्स पार्टी कह रही है, मेरे सामने लिखा है कि विफाकी हुकूमत, ये उनके शर्जील मेमन साहब ने कल ही बयान दिया, विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे, सिर्फ इसी को ले लीजिए। और पहले तो देखते हैं कि इसका ये अवाम के मसाइल से इनकी मुराद क्या है। अवाम के मसाइल से इनकी मुराद है पीएचडीपी में सिंध को डालें, सिंध के मसाइल हल करें, ये पानियों के मसले, ये कनाल्स के मसले ये हल करें, ये उनके नज़दीक अवामी मसाइल हैं। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये कल ही बना दिया गया है। एक हाई पावर्ड बोर्ड होता है जो 21 से 20 जो है ना वो ग्रेड के अफसरों की, यानी 21 से 22 में जो आते हैं उनकी प्रमोशन करता है, जो पिछले पता नहीं कितने अरसे से नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे 21 में सारी क्वालिफिकेशन के बावजूद वो रिटायर हो गए 21 में ही, उनका बना दिया गया है। अगर तो अवामी मसाइल की बात है ये भी उसमें आता है। सवाल ये है कि पंजाब से तो ख्वाजा आसिफ साहब आ गए, सिंध से आ गए आपके बिलावल भुट्टो साहब। ये केपी और बलोचिस्तान जो है ये कोई दूर का इलाका है, इनका कोई हक नहीं है कि इनके भी 2 मेंबर्स जो हैं वो बैठे हुए हों। क्यों? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं अवामी मसाइल हल हों, लेकिन अवामी मसाइल वो देखें कि क्या पूरी अवाम की बात हो रही है, चारों सूबों की बशमूल गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के, कि या सिर्फ सिंध की बात हो रही है। 2-3 सवाल करके अपनी बात ख़त्म करता हूं। अगर वफाकी हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर रही, आप कहते हैं नहीं कर रही, तो इत्तेहादी होने का ताना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हुकूमत, आप कहते हैं जी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। कल इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, पता नहीं कैसे वो बातें कर रहे हैं। तो उसके जवाब में ये है कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो ये जो 26वीं तरमीम जो आपने बड़ी बढ़ चढ़ के आगे अप्रूव करवाई है, इसमें तो 2/3 अक्सरियत अभी अभी इन्होंने जो है वो किया, यानी साबित की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है? तीसरा और आखिरी सवाल, वो कहते हैं जी कि मुल्क में अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं है तो वो आना चाहिए। अगर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम नहीं है तो ये बता दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम हो या अभी की हो हुकूमत, उसमें इत्तेहादी बन के सारी आईनी पोजीशनें लेके सारा हिसाब किताब करके प्रैक्टिकल लेवल पे सिंध के अलावा किस जगह पे इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जिसमें पता लगे कि पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे बीच में है और वो अवाम के ओवरऑल मसाइल को हल कर रही है? लिहाजा ये कहना कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, सियासत चल रही है, सियासत चलेगी। और उसमें मुझे लगता यह है, इस वक्त की आखिरी बात, मुझे लगता यह है कि वो जो डील शुरू में एक हुई थी, जो हमने सुनी कि कुछ अरसा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहेंगे, बाद में बिलावल साहब आएंगे, वो डील लगता है कि खटाई में पड़ चुकी है। राव साहब, एक बयानिया बनाया जाता है कि हुकूमतों के बस की बात नहीं है जो हालात इस वक्त ख़राब हुए हैं, तो बिलावल साहब के पास ऐसा क्या है? और ख़ास तौर पे जब पैसेंजर सीट पे तमाम सहूलियात मिली हैं तो फिर ड्राइविंग सीट पे क्यों बैठना? बात यह है वो किसी सीट पे भी बैठे हों, हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह ही चलाएंगे ना। वो ड्राइविंग सीट पे बिठा दें उनको, ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर लगा हुआ है, जीपीएस पे चल रही है वो, और टेस्ला वाली गाड़ी आप समझ लें एक तरह से है, ड्राइवरलेस जो होती है। तो ड्राइवर बैठा हो ना बैठा हो, ये गाड़ी चलती रहनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जहाँ तक ये बात है, बयानात तहफ़्फ़ुज़ात ये जारी रहेंगे, करते रहेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है बेचारी दिल में बड़ा तूफ़ान छुपाए बैठी है। उनको लगता है कि ये वाहिद और बेहतरीन मौका है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इसके बाद शायद ये मौका ना आए। तो इसलिए वो कोशिश, दिल तो उनकी बड़ा करता है, वो हुकूमत के कड़ाके भी निकाल सकती है, कोई मसला नहीं ऐसा, कड़ाका निकाल सकती है बल्कि, लेकिन हिम्मत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जब इजाज़त मिलेगी तो हिम्मत भी मिल आ जाएगी, वरना उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। वो कहता है ना कि दिल ते करता है ससुराल आवा ते जावा पर किराया कितों लियावा। तो ये इस किस्म की डायलेमे का शिकार है। और ऊपर से गिमिक्स किस किस्म के कर रहे हैं। अब यूसुफ गिलानी साहब कहते हैं मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पे एजाज चौधरी को नहीं लाया गया, मैं इजलास की सदारत नहीं करूंगा जब तक प्रोड्यूस नहीं होते, और पीका लॉ पेश हो रहा है क्योंकि इसलिए मैं वो पीका लॉ पे वोट दे के आपने कौमी असम्बली से पास कराया है, अब आप कह रहे हैं कि जी आप सदारत नहीं करेंगे। दूसरा एक और काम भी शुरू हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है कि नैब ने ओमनी ग्रुप का रिकॉर्ड मांग लिया है, यूसुफ गिलानी, आसिफ जरदारी साहब के तोशा खाने के जितने वो तो साहब की वजह से मांग लिया है, और साहब का भी रिकॉर्ड मांग लिया है तोशा खाना का, और नया चलान, सप्लीमेंट्री चलान उन्होंने पेश करने का फैसला कर लिया है। अब मुझे नहीं पता कि नैब क्यों इतना एक्टिव हो गया है, क्या ये पीपल्स पार्टी की बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये वाकई को हुकूमत के लिए मसला पैदा कर सकते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो ये होना वाना कुछ नहीं, बस ये इसी तरह चलता रहेगा। आज CEC का उनका इजलास हो रहा है, देखिए उसमें से क्या निकलता है, उसमें भी बढ़के सड़कें काफ़ी होंगी। तो दूसरी बात, जहाँ तक शर्जील मेमन साहब की बात है कि आवाम के लिए कुछ करे, तो फेडरल गवर्नमेंट बेचारी की हुकूमत कितनी लंबी चौड़ी है, इस्लामाबाद के अंदर ही है बस, बाकी तो हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद आ चुकी है। तो आप सिंध में आप भी आवाम के लिए कुछ कर ले प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जो मशवरा इधर दे रहे हैं आप।
साकिब बशीर साहब, एक बयान में कोट कर देता हूँ बिलावल साहब का, उस पर फिर आपकी राय जानता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहाँ हुकूमत वहाँ की मर्ज़ी के बगैर चल सके। आप इंतखाबात करें या ना करें, सदर हो, वज़ीर आज़म या बादशाह या अमीरुल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अवाम की मर्ज़ी से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को इदराक है कि अवाम की मर्ज़ी से चलता है, तो क्या अवामी उमंगों का उपाय है उनके पास? नहीं, जो पीपल्स पार्टी है उनको अपने मफादात का यकीनी तौर पर इदराक है, लेकिन अवाम कैसे भुगत रही है सारी सूरत हाल को, वो इदराक उनको नहीं है। इसीलिए आप देखें ना, 2008 से ये आप ऑनवर्ड ये मुशाहिदा शुरू करें और देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कहीं नहीं है। मतलब वो मुल्तान और मुख्तलिफ 2-4 उनकी जो सीटें हैं या 1-2 और जगह पे, बाकी वो पंजाब में वो मोमेंटम बना ही नहीं सके। इसी तरह आप बाकी जगहों पे केपी पे देख लें या बलोचिस्तान में उस तरह, तो सिंध में उन्होंने रखा हुआ है, बाकी सिंध में वो मौजूद हैं। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि हम फेडरल कैबिनेट में नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि पीका पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसके बावजूद भी उन्होंने वोट दे दिया। तो ये सारी बातें वो मतलब वो करते हैं, लेकिन ये है कि अवामी मफाद के इश्यूज़ में वो हुकूमत के साथ होते हैं। वो अब मजबूरी में है या जो भी इशू है, लेकिन वो अलग थलग जो है वो नहीं हो पा रहे, ना उस पर कोई जो बात हो रही है। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से ये खबर आई कि वो चेयरमैन सेनेट हैं और वो सदारत नहीं कर रहे पिछले इजलास की 2-4 रोज़ से, और उसके पीछे वजह ये पता चल रही है कि क्योंकि जो एजाज चौधरी साहब हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ था, उस पर अमल नहीं हुआ, तो इस पे उन्होंने एक स्टैंड लिया है। अगर ये बात हमें ज़राए से पता चली है, लेकिन अगर ये बात है तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़नेबल बात लगती है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।